हेलो एवरीवन। तो ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग, ये ऑसिलेशन चैप्टर का टॉपिक है। और जैसा कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप देखोगे यहाँ पे कह रहा है कि इफ द लोडेड जो लोडेड अटैच लोड को अगर आप अटैच करते हो, इफ लोड अटैच टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ अटैच किया जाए, तो वैसे केस में ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग पुल्ड होगी, पुल लिटिल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन से जो पुल्ड होगी। तो वैसे केस में और अगर आप उसके बाद रिलीज करते हो उसको, देन लोड विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोड के केस में हो सकता है, हार्मोनिक मोशन और भी बहुत सारे केसेस में हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया ऑसिलेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग का। ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम में भी होता है। ऑसिलेशन अगर लिक्विड किसी यूट्यूब यू सेफ साइज की अगर कोई ट्यूब लेते हैं, उसमें अगर लिक्विड को अगर हम मूव कराएं तो उसमें भी ऑसिलेशंस होता है। इवन ऑसिलेशंस अगर आप किसी सिलेंड्रिकल बॉडी को वाटर लेवल पे अंदर की तरफ पुश करते हैं, बेशक वो लकड़ी की बनी हो या प्लास्टिक की, तो वो भी वाटर लेवल पे ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है ना। और अर्थ के डायमीटर के अलोंग अगर आप एक टनल बना दो, बिल्कुल उसके सेंटर को पास करता हुआ, और कोई ऑब्जेक्ट को आप उसमें डिप करोगे, तो वहां पे भी क्या होगा, ऑसिलेशंस होगा। जितने भी ऑसिलेशंस के मैंने नाम लिए हैं यहाँ पे, उस सारे ऑसिलेशंस के पार्ट हैं हमारे पास, हमें डिस्कस करना है। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमें ऑसिलेशंस की बात मैं कर रहा हूँ, वहां पे दो केसेस हैं। वी शैल कंसीडर द टू केसेस फॉर स्टडी ऑफ दिस ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग। One is the oscillations of horizontal spring, and other is the vibration of oscillations of vertical spring. दो तरह के केसेस की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो दो केसेस कौन कौन से हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के लिए है और दूसरा वर्टिकल स्प्रिंग के लिए है। तो आइए उसको देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ली हुई है, जिसकी एक एंड यहाँ पे ये कनेक्टेड है किससे, तो आप देख सकते हो ये फिक्स्ड है, एक एंड तो इसकी फिक्स्ड है और दूसरे एंड को एम मास के ब्लॉक से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स आप जो अप्लाई कर रहे हो ना, फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो ताकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, आप देखो, मैं बताना चाहूंगा अभी ये नॉर्मल पोजीशन है, मतलब ये इसकी मीन पोजीशन है। ये अगर इस पॉइंट को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट इसकी मीन पोजीशन को बतला रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी तरह का फोर्स इसमें अप्लाई नहीं किया है। क्लियर होनी चाहिए ये बात। तो ये आपका मीन पोजीशन है, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, राइट साइड में, ये आपने अप्लाई किया है फोर्स। आपके अप्लाई करने के कारण बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है अपने मीन पोजीशन से, बॉडी आ जाती है इस पोजीशन तक। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे आप देख सकते हो, नीचे जो दिखाया गया है इसमें एक्स से मार्क किया गया है, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से मार्क किया गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और जो डिस्प्लेसमेंट एक्स दिखाई गई है, इसके साथ साथ एक फोर्स और भी दिखाया गया है। ये फोर्स कौन सा है, तो ये फोर्स वो फोर्स है जो स्प्रिंग लगा रहा है लेफ्ट साइड में। आपने फोर्स किधर लगाया है, आपने फोर्स लगाया है राइट साइड डायरेक्शन में। ये चीज आप यहाँ पे देख लो, आपको समझ में बात आ जाएगी। आपने जो फोर्स लगाया है वो राइट साइड डायरेक्शन में लगाया है, लेकिन स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये स्प्रिंग का फोर्स है, ठीक है। तो स्प्रिंग का फोर्स है यहाँ पे। अगर जैसे ये मीन पोजीशन आप देख रहे हो, तो मीन पोजीशन में आप कहोगे दिस एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स की है ना। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द स्प्रिंग एक्सर्ट अ रिस्टोरिंग फोर्स, जो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लगा रहा है वो क्या है, उसको आप बोलोगे एफ एस। तो एफ एस जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये लेफ्ट साइड में जो लग रहा है, दिस वन इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। तो एफ एस इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एक्स, जहां की के फोर्स कांस्टेंट है, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी आप इसको बोलते हो। और इवन जब मैंने बात की थी कि इसकी टाइम पीरियड निकालनी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था आपके साथ। टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाय के, ये इसका टाइम पीरियड होगा,
और फ्रीक्वेंसी जो है 1/t हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी न्यू से भी लिख सकते हो, और यहाँ पे मैंने एफ से लिखा है, तो 1/2π √k/m, ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो k/m ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक सिंगल स्प्रिंग के लिए यहाँ पे मैंने बात की है। अगर देखिए ये सिंगल स्प्रिंग के लिए तो है ही, और सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं। उसी तरह से अगर आप मान लो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जैसे स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता था कि आप इसको स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो। यहाँ पे तो हमने स्प्रिंग को इलोंगेट करने की कोशिश की थी, तो इलोंगेट हो गया। ऐसा भी तो हो सकता था स्प्रिंग को कंप्रेस की गई हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया हो। जब स्प्रिंग पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी तो स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उस केस में स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो राइट साइड डायरेक्शन में लगाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स वहां पे F जो होगा वो राइट साइड होगा। ठीक है, तो मैं इसको भी डायग्राम में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इसके साथ ही एक और डायग्राम में लेके आया हूँ आपके साथ। ये देखिए, इस डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर आपको दिख रहा होगा। जो पहला जो केस है यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम का केस है ना। फर्स्ट केस जो है ये इक्विलिब्रियम का केस है, जिस समय स्प्रिंग की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ऑब्जर्व की गई। तो x = 0 लिखा है यहाँ पे, इन्होंने x = 0 यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो ये x = 0 है, और उसके बाद क्या किया आपने, कंप्रेस किया। आपने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, आपका फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है। आपने फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लगाया, लेकिन स्प्रिंग ने फोर्स लगाया है राइट साइड डायरेक्शन में। हमेशा आपके फोर्स के अगेंस्ट स्प्रिंग का फोर्स रहेगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, फोर्स पॉजिटिव हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस केस में निगेटिव हो रहा है। ध्यान देंगे, फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, कोई ना कोई एक निगेटिव होगा। लेकिन ये सेकंड केस में देखो, आपने फोर्स किधर लगाया, आपने फोर्स लगाया राइट साइड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये रेड मार्क से दिखाया है लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। तो फोर्स राइट साइड में है, ठीक है, आपने लगाया है, लेकिन फोर्स जो स्प्रिंग का फोर्स है वो क्या है, स्प्रिंग का फोर्स निगेटिव है, क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, राइट साइड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि कोई ना कोई एक पॉजिटिव, जैसे ऊपर के केस में फोर्स पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, नीचे के केस में फोर्स निगेटिव है और आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक केस है जो वाइब्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की बात जिसमें मैंने की, लेकिन ऐसा भी तो है कि वाइब्रेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में नहीं, जबकि वर्टिकल स्प्रिंग में भी तो होगा। तो वाइब्रेशन इन वर्टिकल स्प्रिंग में कैसा होगा, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए, ये वाइब्रेशन इन वर्टिकल स्प्रिंग की बात यहां पे करेंगे हम लोग, इसको ड्रॉ करेंगे पहले। आप देख सकते हो यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग में भी जो फर्स्ट केस यहाँ पे है आप देख पाओगे, तो फर्स्ट केस यहाँ पे भी जो आपका है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन का है। डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा, ये वाला जो केस है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का है। यहाँ पे ऊपर में हेडिंग भी दी हुई है, फर्स्ट केस जो है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन का है, ये हेडिंग दी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, है ना, नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा। नीचे क्या वेट लगेगा, तो नीचे चूंकि आपने यहाँ पे एम मास की बॉडी है, ये जो एम मास की बॉडी है, जैसे आप रिलीज करोगे ये मीन पोजीशन है, ये वाला जो दिखा रहा है ये क्या है, ये मीन पोजीशन है। ध्यान रखना आप, ये जो लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, ये मीन पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, और दूसरी लाइन जैसे कि आपने रिलीज किया यहाँ पे, तो वेट क्या लग रहा होगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा होगा इस पे। लेकिन वेट के साथ साथ एक फोर्स भी तो लग रहा होगा जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो फोर्स क्या लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स मान लो आपका F1 लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ये जो फोर्स है आपका ये F1 लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो F1 फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, तो ये स्प्रिंग फोर्स है। आपको देखना पड़ेगा ये कौन सा फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये स्प्रिंग फोर्स है कि स्प्रिंग ऊपर की तरफ लगा रहा है, जबकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा लगता है। ठीक है, अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो ये जो डिस्प्लेस भी है, ब्लॉक जो डिस्प्लेस भी है, तो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट को हमेशा इसके सेंटर से ली जाती है, ध्यान रखेंगे।
तो ब्लॉक जो डिस्प्लेस हुई है यहाँ पे वो एल लेंथ से डिस्प्लेस हो गई। अगर हमने मान लिया कि एल लेंथ से ब्लॉक जो है यहाँ से इसके सेंटर की डिस्प्लेसमेंट जो है वो एल है, ठीक है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट एल डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से अगर आप कंप्रेस करते हो, जो ये थर्ड केस है, इसमें अगर आपने कंप्रेस किया है ना, तो कंप्रेस किया तो कंप्रेशन भी कितने का हो रहा है, एल का हो रहा है। यही सेम चीज है, कंप्रेशन भी कितने का हो रहा है, एल का हो रहा है। तो ये सारी केसेस यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे। जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट केस में देखा हमने कि F1 जो है हमारा, दिस F1, ये किसके इक्वल है, F1 इक्वल टू माइनस KL। ये कब, जबकि आपका सिर्फ स्प्रिंग जो है अपने मास के कारण, ये जो स्प्रिंग है अपने मास के कारण इलोंगेट हुआ था। मास इसकी m है, तो नीचे क्या लग रहा है, mg। तो अपने मास के कारण ये सिर्फ इलोंगेट हुआ था, तब फर्स्ट केस की बात है। क्योंकि नॉर्मल केस तो अलग था, तो मास के कारण इसकी इलोंगेशन कितनी हुई थी, मास के कारण ये अपने एल लेंथ से इसमें चेंजेस आया था। तो F1 इक्वल टू मैंने लिखा माइनस KL, ठीक है। अब ये क्लियर सी बात है, स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय एन अमाउंट L एंड एक्सर्ट अ रीस्टोरिंग फोर्स F1 इक्वल टू माइनस KL, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो, सिंस द मास इज इन इक्विलिब्रियम, मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, सिंस द मास is in equilibrium, the sum of force on it, जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है, the sum of force on it, ये क्या होगा, this one is 0, फोर्स 0 लगेगा। इसका मतलब देखिए माइनस KL प्लस mg इक्वल टू क्या हो गया, 0। कैसे, क्योंकि देखो F1 किधर लग रहा है आपका, ऊपर की तरफ है ना, और mg क्या लग रहा है, नीचे की तरफ। और F1 किसके इक्वल है, तो F1 माइनस KL के इक्वल है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, माइनस KL प्लस mg, तो नेट फोर्स आपका हो गया 0, राइट। और ये मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर आपने, जैसे कि आपने क्या किया है, m मास को डिस्प्लेस किया है डाउनवर्ड, ठीक है, ये m मास है, इसको डाउनवर्ड आपने डिस्प्लेस कर दिया है। और एडिशनल डिस्टेंस ये अगर y कवर करता है, एडिशनल डिस्टेंस y मतलब किधर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये एडिशनल डिस्टेंस y और कवर करता है। ध्यान से समझना बात को, नीचे की तरफ एडिशनल डिस्टेंस अगर ये y और कवर कर ले, तो वैसे केस में फोर्स का क्या करोगे आप, तो मान लो तब इस केस में जो फोर्स लगेगा, इस केस में फोर्स कुछ और लगेगा, F2 फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो F2 फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इस केस में, ठीक है। तो आप F2 के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, तो F2 के लिए जो आपके पास इक्वेशन आएगा वो देखो, वो आ जाएगा F2 इक्वल टू माइनस K, ठीक है, और L प्लस वाई, क्योंकि L डिस्प्लेसमेंट तो पहले से ही था, और ये Y इसके साथ इसमें इसके डिस्प्लेसमेंट में एडिशनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो L प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा यहाँ पे, नेट फोर्स F माइनस के L प्लस वाई, ये हो गया। और अगर मैं, ये तो F2 फोर्स है जो आपने लगाया, लेकिन नेट फोर्स की अगर बात करें तो देखना, नेट फोर्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, नेट फोर्स को मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और F इक्वल टू, देखिए एक तो डिस्प्लेसमेंट के कारण हो रहा है जिसमें आपने लिखा माइनस के L प्लस वाई, और दूसरा हो रहा है इसके साथ इसके वेट के कारण, मतलब प्लस में mg, जो इसका वेट इसके साथ लग रहा है ना, वो mg, ये वेट इसके साथ लग रहा है, इस दोनों के कारण। तो अब दोनों को सेपरेट करके अब अगर आप देखोगे तो देखो क्या आता है आपके पास, माइनस के एल, इसको मल्टीप्लाई कर लो k को l से, माइनस के एल माइनस के वाई, ठीक है, और प्लस में mg, ये आ गया, ये नेट फोर्स लग रहा है इस पे, और माइनस के एल प्लस mg,
ठीक है, माइनस के एल प्लस एम जी, ये दोनों, दिस वन इज इक्वल टू, इससे पहले मैंने क्या देखा था, ये था आपको क्या मिला था, 0 था ना। तो अल्टीमेटली आपका क्या रिजल्ट आया, F इक्वल टू माइनस के वाई, किसमें, वाइब्रेशन ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग में। तो वाइब्रेशन ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग में भी सेम फॉर्मूला आपके पास आएगा। और इसके लिए यहाँ पे अगर आप चाहोगे कि भाई टाइम पीरियड के लिए और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फिर क्या आता है, तो वो भी देखना चाहो आप, तो मैं यहाँ पे आपको उसके फॉर्मूले को भी दिखाऊंगा। देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ से आपको पता है F इक्वल टू एम ए होता है, और F इक्वल टू माइनस के वाई होता है स्प्रिंग कांस्टेंट को देखते हुए, और F इक्वल टू एम ए भी होता है। तो F इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस के वाई। तो यहां से अगर आप एक्सेलेरेशन निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस के अपॉन एम इंटू वाई, ये एक्सेलेरेशन आ गया ना। चलिए तो टाइम पीरियड की बात कर लो, टाइम पीरियड कितना होगा, तो T इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलेरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट y है, एक्सेलेरेशन a है, बिल्कुल क्लियर लिख दो यहाँ पे। और या तो फिर आप इसको ऐसा लिखोगे 2 पाई T इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट, अब ये देखो y बाय a, तो y तो आप y रहने दो यहाँ पे, मैं कहूंगा इसको रहने दो, और a की जगह पे आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे a की जगह पे आपने क्या लिखा है, माइनस के एम इंटू वाई। तो माइनस के एम इंटू वाई, माइनस के अपॉन एम इंटू वाई, तो y और y कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड के लिए आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, है ना, m बाई के, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, इसको मैं क्लीन करता हूँ और रेसिप्रोकल के बारे में बता देता हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला आएगा उसको f से आप लिखते भी हो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किससे लिखते हो, f से। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन टी, जो कि 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट कितना होगा, k बाय एम के इक्वल। तो ये इसका रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी का भी यहाँ पे सेम मिल गया फॉर्मूला। तो अब बात करेंगे इसके आगे, जो स्प्रिंग इन सीरीज और स्प्रिंग इन पैरेलल की। तो स्प्रिंग इन सीरीज, यहाँ देखिए एक फिक्स पोर्शन से स्प्रिंग टाइड है, जिसका दूसरा एंड जो है एक मास बॉडी से, मान लो m मास बॉडी से ये अटैच्ड है, और स्प्रिंग की दो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 दी हुई है। देखिए दो अलग अलग कांस्टेंट देने का मतलब क्या बनता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक को K1 और एक K2 माना है, इसका मतलब दोनों स्प्रिंग जो है अलग अलग मटेरियल की बनी हुई स्प्रिंग होगी। सेम मटेरियल की अगर बनी हुई स्प्रिंग होती तो दोनों को ही आप K से रिप्रेजेंट करते। तो मान लो कि ये जो स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग आपका S1 रहा हो, ठीक है, मैं नेमिंग भी यहाँ पे कर देता हूँ, और दूसरा स्प्रिंग मतलब K1 जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये S1 स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट रही होगी, और K2 जो है ये S2 स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट रहा होगा, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो आप ये सोचो कि फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में, तो ऐसा हमने कर दिया कि मान लिया कि इसकी स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, वो डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूँ कि y रही होगी। अगर आप जैसे यहाँ पे अगर आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, इसको लेके इस तरफ पुल कर रहे हो, तो ये फोर्स आपने लगाया, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स वो भी अलग अलग मटेरियल है। तो पहले वाले स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स होगा, तो इस वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। उसी तरह से S2 स्प्रिंग का भी स्प्रिंग फोर्स किस तरफ, लेफ्ट साइड में। लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट जैसे y1 है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लो क्या रही होगी, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दे दिया y2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका राइट साइड में, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट आपका राइट साइड में, और फोर्स किधर लग रहा है आपका, वो लेफ्ट साइड में लग रहा है। ये फोर्स राइट साइड में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में हो रही है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स, मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं स्प्रिंग फोर्स की। तो स्प्रिंग फोर्स आपका किधर लग रहा है, वो लेफ्ट साइड में। तो अब दोनों ही स्प्रिंग फोर्स की बात करें, तो स्प्रिंग फोर्स पहले वाले का स्प्रिंग फोर्स और दूसरे वाले का स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसके लिए बोलोगे इसका फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे F इक्वल टू माइनस K2 Y2। F इक्वल टू KX होता है,
F इक्वल टू माइनस K2Y2। उसी तरह से इसके लिए भी बोलोगे तो इसमें भी आप यही सेम चीज बोलोगे आप इसमें कि क्या हो रहा है F इक्वल टू, हाँ इसके लिए भी आप सेम लिख दो। फिर से यहां पे मैं दिखाता हूं, देखो इसमें भी दोनों के लिए ले लिया फोर्स, एक स्प्रिंग फोर्स F1 इक्वल टू K1Y1 और दूसरे का स्प्रिंग फोर्स F2 इक्वल टू, ये F2 नहीं होके F ही है, दोनों फोर्स क्या है, दोनों फोर्स आपका F को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जब आपने दोनों फोर्स को यहाँ पे ले लिया तो अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें दोनों की डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों की डिस्प्लेसमेंट हमें लेके उसका सम करना पड़ेगा। तो पहले आप इसका डिस्प्लेसमेंट y1 निकाल लो, ठीक है। तो y1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट देखो यहीं पे मैं कर रहा हूँ, y1 इक्वल टू कितना लिखा, माइनस एफ बाय K1, ठीक है। दूसरे का डिस्प्लेसमेंट y2 इक्वल टू कितना लिखा आपने, माइनस एफ बाय K2, दोनों का डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है ये तो आप देखोगे यहाँ पे कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब y कह दो, y इक्वल टू y1 प्लस y2 कह देता हूं मैं, y1 प्लस y2, ठीक है। तो y1 इक्वल टू देखो कितना है, माइनस f तो आप कॉमन ले लो, ज्यादा अच्छा है। तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, ये तो बच रहा है आपके पास। देखो सारा चीज आपके डायग्राम के ऊपर ही मैं कर रहा हूं ताकि सब चीज समझ में आ जाए। और अब जो है यहाँ पे आपने देखा माइनस एफ, अब एलसीएम लेने की जरूरत है क्या, जी हाँ, तो एलसीएम लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूं मैं और यहीं पे कैलकुलेशन का पार्ट पूरा करने की कोशिश करूंगा ताकि सब डायग्राम के साथ समझ में आ जाए। तो दिस वन इज इक्वल टू माइनस एफ, और एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना होगा, तो एलसीएम K1 इंटू K2, ऊपर में आप K1 प्लस K2 लिख सकते हो, ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई है ना। और f अगर आपको निकालना है तो f इक्वल टू कितना आएगा, f इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा लो, y है ही K1 K2, K1 इंटू K2 बाय K1 प्लस K2, ठीक है। माइनस तो रहेगा बेटा, तो माइनस भी दे दिया इंटू y, तो ये फोर्स की वैल्यू निकल गई। और अच्छा अब ये बताओ F इक्वल टू क्या होता था, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी तक F इक्वल टू क्या पढ़ा था, आपने स्टडी किया था F इक्वल टू माइनस KY, यही पढ़ा था ना। तो ये अब इसको समय आ गया कि इसको हम कंपेयर करें। एक ये इक्वेशन है आपके सामने है रखा हुआ, जिसको शुरू से आप स्टडी कर रहे हो वर्टिकल स्प्रिंग के लिए, और एक दूसरा इक्वेशन ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन के स्प्रिंग के लिए जो रिजल्ट आया आपके पास। अब इस दोनों में एक खास बात आपको क्या देखने को मिल रही है, वो उसकी बात मैं कर दूं आपको तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। खास बात ये मिल रही है, आपको देखना क्या है कि दोनों में K जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, उसको हमें रिलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो K है और यहाँ पे जो K की वैल्यू आ रही है ये पूरी, ये इसका रिजल्टेंट होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इसको आप बोल सकते हो। इसका मतलब है कि K इक्वल टू कितना आ रहा होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ यहाँ पे और K की वैल्यू को लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो K कितना आ रहा होगा वो देख लो आप, सीरीज कॉम्बिनेशन में K की वैल्यू आ रही है आपकी K इक्वल टू K1 इंटू K2 अपॉन में K1 प्लस K2। बहुत सारा बुक इसको KS से भी लिखता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो KS से भी इसको लिखा जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला आप इस तरह से ले सकते हो। देखो अगर यहाँ पे दो स्प्रिंग है इसलिए K1 K2 है, अगर तीन स्प्रिंग होगा तो K1 K2 इंटू K3 होगा, नीचे में भी K1 प्लस K2 प्लस K3 होगा, और n स्प्रिंग्स अगर nth स्प्रिंग जुड़े हुए हैं तो nth के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, फोर्स कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पे लिख दो फोर्स कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन।
ठीक है, ये आ गया। अब इसमें भी टाइम पीरियड निकालना हो तो क्या करोगे? देखो बड़ा आसान है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। फॉर्मूला तो यही होता था, आज भी फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। तो इस k की जगह पे सिर्फ आप ये सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब के एस लिख देना आप। तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m इंटू k1 प्लस k2 अपॉन में ये k1 बीच में प्लस भी होगा, k1 प्लस k2 अपॉन में k1 इंटू k2। ठीक है, तो k1 इंटू k2 ये फॉर्मूला आएगा। तो ये टाइम पीरियड के लिए हो गया। अब तो इसमें फ्रीक्वेंसी को तो आप खुद से ऐड करके निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज आपको देख के ज्यादा क्लियर होगा कि मान लो फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, तो इंडिविजुअल दोनों के लिए, दोनों स्प्रिंग के लिए अलग अलग फोर्स यहाँ पे लगेगा। डायग्राम में आपको मैं बताऊं, यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है स्प्रिंग फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में, ये भी स्प्रिंग अपना स्प्रिंग फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर होगी? तो डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी राइट साइड। डिस्प्लेसमेंट चूंकि फोर्स आप इस तरफ अप्लाई कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में होगी। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो पहला वाला स्प्रिंग फोर्स को आप F1 मान लो, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस K1 Y। अब जो ब्लॉक है इसकी डिस्प्लेसमेंट y होगी, इस दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कॉमन हो जाएगी। फर्स्ट वाले केस में आपका कॉमन क्या था, वहां पे फोर्स कॉमन था, लेकिन यहाँ पे फोर्स अलग होगा। इसके लिए पहले वाले स्प्रिंग के लिए फोर्स F1 है, दूसरे वाले स्प्रिंग के लिए फोर्स F2 है। F2 इक्वल टू माइनस K2 इंटू वाई। डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा F इक्वल टू जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग लगा रहा है वो F1 प्लस F2, इस दोनों के मिला के ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और F1 जो है आपका माइनस K1y और F2 जो है माइनस K2y, यही है ना। F2 क्या है? माइनस K2y, यही दोनों फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या? यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं माइनस K2 इंटू वाई। देख के तो लग रहा है कि y कॉमन है, तो सिंपल सी बात है, माइनस भी कॉमन ले लो, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। इसका मतलब है रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो मिल रहा है आपको, है ना, F इक्वल टू माइनस क्या होता है, F इक्वल टू माइनस KY होता है, KY। और यहाँ पे आपने देखा अभी कि दोनों ही केस में क्या मिल रहा है, y तो अगर कॉमन रख लिया जाए दोनों ही केस में, दिस वन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे k इक्वल टू कितना मिल रहा है, k इक्वल टू K1 प्लस K2, है ना। ये पैरेलल के लिए आ रहा है, KP पैरेलल के लिए आ रहा था। तो अब इसी को आप वहां पे अप्लाई कर दोगे टाइम पीरियड के फॉर्म में, कि टाइम पीरियड जो इस पैरेलल स्प्रिंग कनेक्ट होता है तो उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो फॉर्मूला देखिए बिल्कुल आराम से यहाँ पे निकलता हुआ, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k पैरेलल के लिए। तो दिस वन इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय, और k p की जगह पे आप क्या लिख दो, K1 प्लस K2। ध्यान रहे अगर दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 पाई m बाय k प्लस k मतलब 2k आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन तब जब दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों ही स्प्रिंग जो है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब K1 दिस वन इज इक्वल टू K2 और दोनों किसके इक्वल हो, K के इक्वल होगा, तब ये एप्लीकेबल होगा। और इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी को भी यार बड़े आराम से आप निकाल सकते हो।